कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जो भी है, क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर रहे। फिर अगर एचआरएन के में लगाना है, एक बैकडोर एंट्री करनी है, तो फिर क्या जरूरत है एचपीएससी की, क्या जरूरत है सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की? क्यों बिठा रखे हैं भाई, क्यों कोठियां दे रखे हैं, क्यों तनख्वाह देने उनको? घर भेज दें जब रेगुलर सर्विस लगानी नहीं इन्हों। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपये के हिसाब से देंगे धान के एमएसपी। कहीं किसी को एमएसपी नहीं मिली, जो है निर्धारित एमएसपी वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपये कम किसान ने बेचा है, और कोई सरकार की तसल्ली बख्श कोई भी जवाब नहीं आया। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो आर्थिक स्थिति क्या है। आज जो बातें करते रहे, अपनी बात उपलब्धि नहीं बताई, अपनी क्या है, क्या किया इन्होंने। 10 साल इनकी सरकार होगी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, 10 साल पहले की चर्चा करते हैं। अरे 10 साल पहले तो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ अभी 1 मिनट आपको। आज प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं? 70% जो है बीपीएल हो गए। वो कहते हैं बीपीएल इस वास्ते हो गए, मैंने कहा समझ में कहा वो बीपीएल इस वास्ते हो गए क्योंकि 1,20,000 से लिमिट बढ़ा के 1,80,000 कर दी। अरे जब 2014 में 1,20,000 थी, उस समय भाव क्या था? डॉलर कितने का था? डीजल कितने का था? पेट्रोल कितने का था? आज तो आलू प्याज सब्जी नहीं उपलब्ध है, उनकी कितनी महंगाई पड़ी हुई है। उसके हिसाब से तो कई गुना बढ़ गए। तो इसकी सीमा तो 1,80,000 की 2,40,000 आनी चाहिए। 2,40,000 हो जाएगा तो सारा हरियाणा बीपीएल में आ जाएगा। तो ये जो उनकी विफलता है, बीपीएल में आ गए। बीपीएल में क्यों आ गए भाई? क्यों नहीं गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया? क्यों नहीं आमदनी बढ़ाई? क्यों नहीं किसान की, जब आपने कहा दुगनी आमदनी करेंगे तो नहीं, इसका मतलब किसान को भी मार पड़ रही है, गरीब आदमी को पड़ रही है, हर वर्ग इस पे मार पड़ रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी कानून व्यवस्था देख लें, कोई भी देख लें, कोई तसल्ली बख्श जवाब उनका यहाँ से नहीं आया। फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आज हरियाणा पे कर्जा हो गया है। और जब ये सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय कहा था कि भाई जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बनाया था, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 10 साल में हमने 10 साल में पूरे हरियाणा में हर उसमें बनाए, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और कितनी संस्था लेके आए। एक कोई ऐसी संस्था, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है इनकी, मैं कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही शुरू नहीं करी। तो कहीं नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं रखरखाव नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। अब मैं आपको तीनों का जो है वो देता हूँ कंपैरिजन। 95 से 2005 तक, 2005 से 2014 और 2014 से 24 तक फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ। देखो 1995 में पर कैपिटा इनकम था आपका 24,056। हाँ, जीएसडीपी देखा जाता है ना, जीएसडीपी इतने करोड़ था, जीएसडीपी थी 24,056। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी थी 43,502 और करंट प्राइस पे थी 83,003। 13-14 में थी ये 3,47,507 जीएसडीपी, और 22-23 में ये हो गई, 14 से 22-23 के बाद में ये 5,87,000।
तो ये देखनी ग्रोथ देखी जाती है। हाँ, करोड़ 5,87,198 करोड़। तो ग्रोथ जो है ऑफ स्टेट जीडीपी वाज जस्ट 3.3 ड्यूरिंग 96 टू 2004-05, 3.3%। और 2004-05 और 2014 के बीच में ये जो है 18% पर एनम ग्रोथ थी इसकी। हमारा मतलब 4 टाइम्स हमने इनको बढ़ाया। और 13-14 से लेके 22-23 तक जो है कहते हैं हमारी जीडीपी नहीं बढ़ गई, ग्रोथ जो है 6.4 है। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें, तो हमारा तो 4 गुना बढ़ा, इनका 82% बढ़ा, 82% ग्रोथ बढ़ा है इसमें। और पर कैपिटा इनकम में जहाँ तक है 95-96 में 11,457 रुपये थे, 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे 16,872 और करंट प्राइस पे 32,712। 13-14 में ये बढ़ी 1,19,791 और 22-23 में 1,72,276, 1,72,276। तो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 95-94 was just 4%, showing overall growth of 40% during this period. Growth of per capita income during 2004 to 2013-14 during our government was 18% per annum, showing growth of more than 400%. That is 4 times more. और growth of per capita income during 13-14 से लेकर 22-23 तक was less than 4%, showing overall growth of 43.8%. ये है इनका जो इन्होंने कहा, तो इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, इसी वास्ते बीपीएल में इतने बढ़ गए। अचीवमेंट होती है गवर्नमेंट की कि वे बीपीएल से हमने इतने बाहर कर दिए, ये कह रहे हैं बीपीएल में हमने इतने 70% कर दिए, तो फिर क्या होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे आप भी पूछोगे, चाहे वो मतलब शुरू में अभी मैंने कहा था शुरू में भाई अभी नई नई सरकार बनी है, तो शुरू में ही जो है किसान को खाद नहीं और एमएसपी नहीं, तो पूत के पाव तो पालने में दिख जाते हैं, आगे क्या करेंगे ये, किसी को नौकरी नहीं। अब ये हम बार बार ये कहते हैं ये आपने कहा कि हम इनको हटाएंगे, हमने कभी नहीं कहा इनको हटाएंगे जो लगाए हैं, क्या हमने कहा था इनको रेगुलाइज करो, इन कॉन्ट्रेक्चुअल लगा रखे तुमने। अब जिस क्वालिफिकेशन के पोस्ट से क्वालिफाइड पोस्ट को मिलना चाहिए 60,000, तुम दे रहे हो 20,000। इस प्रकार से इनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, खिलवाड़ की जा रही है, ना पक्की नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब कब लगेगी 2 लाख नौकरी, अभी तो उसी पे HKRM में लगाए हुए हैं, उसी में लगा रहे हैं, रोज 5-7 मतलब लोगों के टेलीफोन से लग रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई आपका जिस भी नौकरी पे लगाओ कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेरिट होनी चाहिए। क्या बेसिस है इनमें मेरिट में लगाने के? ना कोई रिजर्वेशन है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना कोई रोस्टर है। तो इस हिसाब से आप खुद देख रहे हैं, तो ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है। हम सोचते थे भाई नई गवर्नमेंट बनी है, कोई डायरेक्शन देंगी, आगे कुछ भविष्य दिखाएंगे, लेकिन दिस इज डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट विदाउट गोइंग विदाउट डायरेक्शन। आप सवाल पूछे थे आपने, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी, और उनको भी इतने साल से बकायदा पोस्ट एडवर्टाइज होती है, एप्लीकेशन आती है, इंटरव्यू का
डीएचसी का नॉमिनी होता है, वाइस चांसलर होता है, एचओडी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है। उसी सिलेक्शन के बाद ईसी उस लिफाफे को खोलती है, उनकी अपार्टमेंट है। हमने कहा कि जब आपने एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, ठीक है हम कोई किसी की नौकरी लगाने के खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को अगर उन्होंने लगाया है तो उनको ग्रेड तो दो कम से कम। वही 27,57,600 में वो 10 साल से लगे हुए हैं, 10 साल उनका एक्सपीरियंस काउंट करो, उनको प्रॉपर रेगुलर करो। उस बात के लिए सिर्फ उनको एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके और लेस थोड़ी तनख्वाह में ये पूरे लेक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं। उसके साथ ये यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं, दे आर एट पार विद देम। और इसको कहा तो है मुख्यमंत्री ने कि हम ये कानून लाएंगे, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे के हिसाब से है। तो हमारी ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी वहां पर इस बात के लिए। और एक बहुत ये था कि यूनिवर्सिटी के साथ भी, और जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लगते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको भी सरकार सीओडी ग्रुप तो तुम एचआर के उनके अंदर लगा सकते हो, पर जहां तक लेक्चर की लगाने की बात आती है तुम कहते हो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। और एक बहुत बड़ा ज्वलंत इशू हमने उठाया और उसको सरकार ने भी माना, मंत्री ने भी माना कि सारे 10 सालों में इन्होंने शहर की ये स्वच्छ हरियाणा की बात करते हैं, इन्होंने कभी भी स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऊपर से ग्रांटें आती हैं और वो ऐसे ही सारी की सारी उस नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे जरूर आते हैं, तो उसका मिस यूज होता है। आपने सब शहरों में देखा होगा, आप जाते होंगे शहरों में। चंडीगढ़ इज द ओनली एक्सेप्शन कि सारे पोस्टर पिलर्स पे, फ्लाईओवर्स पे, इस पे कोई गेट नहीं, कुछ नहीं, स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी के गेट है, पार्कों के गेट है, बहुत बुरा हाल किया हुआ। आज इन्होंने कहा इस बात के लिए कि हम सफाई का उसमें करेंगे, और उसमें हमने और मुद्दे भी उठाए कि जो सरकार पानी ही अपने नागरिकों को नहीं दे सकती है, सरकार नहीं आई है, नाउ दे शुड एंड देयर हनीमून पीरियड, और कैसे परफॉर्मेंस देखती है उस हिसाब से हम भी अपनी रणनीति बनाएंगे। कुछ और हो तो आपको पूछ सकते हैं कोई। देखिए, एक बात जो मैं कहना चाहता था, ये नौकरियों का सवाल उठा पीछे था इनसे बनने से पहले, तो आपको याद होगा एचपीएससी में पैसे पकड़े गए और बहुत सारी अनशशीष पकड़ी गई, कई आदमी इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया हमारे को। ये तो कह दिया वो डिप्टी सेक्रेटरी आपने सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस कर दिया, लेकिन केस कहाँ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसका पैसा था, वो किसने लिया, कैसे दिया, उसकी कोई इंक्वायरी। तो बाकायदा सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीजों पर। तो इतना है, हाँ, जितने भ्रष्टाचार किसी पे जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई कितने कौन कौन इन्वॉल्व थे, एसएस कमीशन में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जो इस तरह शीट्स पकड़ी गई उनके दफ्तर में, पैसे पकड़े गए, किसने दिए थे उनको पैसे, थॉरो प्रॉब होनी चाहिए इनकी। खाली एक हमने सस्पेंड कर दिया, वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। आपने जब विधानसभा के अंदर इस बार भी रिपीट की थी बात, वो चैट वाला क्या कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, उसी टाइम नहीं आया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने क्योंकि हमारे पास कई बार आपकी आवाज ऊपर आती नहीं, आपने एग्जैक्ट कहा क्या था? मैंने यही कहा था, मैं उसके बताओ क्या हुआ, व्हाट इज द फेट ऑफ दैट चैट, ये पूछा था मैंने। भाई चैट दिया था, जब ये कहते इंक्वायरी करेंगे, क्या हुआ उसके? आपने क्या कहा था कि जो चैट थी ना, जो आपने कहा था कि किसी ने डिप्टी सेक्रेटरी ने फोन किसी को किया, चैट वो क्या एग्जैक्ट क्या थे? अब चैट तो एग्जैक्ट तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन ये था कि डॉक्टरों को सिलेक्ट करे, इतने उससे सिलेक्ट हो गए, ऐसे था कुछ, मतलब सर्विसेज के बारे में था। अमेंडमेंट, लेकिन अमेंडमेंट्स जो थे उनको लेकर, लेकिन कोई भी मतलब अमेंडमेंट जो है वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी बिल। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन दो बिल तो आज विड्रॉ कर लिए। चर्चा नहीं चाहते, तो पर्चा लीक चाहते हैं, पर्चे लीक करना आता है इनको, ठीक है ना। इतना भारी स्कैंडल, जवाब देना चाहिए था, हमारे इतने पर्चे लीक हुए, किसने पर्चा बनाया था, कैसे लीक हुए, कैसे जवाब इतने रिपीट हुए,
ये तो these are matter to be inquired thoroughly probed. एक ही सवाल, मतलब ये पर्चा लीक का जो नया सिस्टम बनाया है ना, एक ही सवाल मतलब कई सवाल, पिछले साल के अगले साल का, भाई किसने किए, क्यों किए, कोई किसको क्या सजा दी है आपने, इतना भारी खिलवाड़ कर रहे हो आप। हैं? आपके सामने कैग के स्वास्थ्य का सवाल हमने उठाया था और आप देख सकते हो हमने कहा था कि एक ब्लैक लिस्टेड जो फर्म थी उससे इन्होंने करोड़ों रुपए की जो है दवाइयां खरीदी और उसका क्या जवाब दिया कि एक दवाई जो थी उसमें से ब्लैक लिस्टेड थी और जब ये कहा गया कि इनके अपने स्टॉक में जो है एक्सपायर होगी उसका जवाब मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ सरकार जो है ना, चाहे वो कृषि मंत्री थे, चाहे स्वास्थ्य मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, किसी बात का पूरा जवाब, पूर्ण जवाब या कहें जैसे 12 अब तक आपने कई अजीबोगरीब गांवों के बारे में सुना होगा और देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। दरअसल इस गांव के हर घर में केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। जी हाँ, केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव को ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। अब तक इस गांव में 500 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हो चुके हैं, जिस पर रिसर्च के लिए दुनिया भर से कई वैज्ञानिक नहीं वही नहीं है, जब हमने उठा मैं चाह रहा हूँ आप इतने सालों से इसको देख रहे हैं, ये क्या स्पीकर को बोलना चाहिए था या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए पहले, और हर मामले में आप उठा सकते हैं, उठाते रहिए, मैंने देखा है। चलो देखिए, मैं इस बात में टिप्पणी करा, लेकिन ये जो है सरकार जो है किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो पहले कह चुका 4.5 लाख करोड़ कर दिया, ये कैग ने लिखे हुए हैं, मेरे थोड़े। ये हरियाणा की वित्तीय प्रबंधन दबाव में आया, मार्च 23 तक 4.4 लाख करोड़ रुपए का बकाया था लोन के ऋण। वैसे ज्यादा है, ज्यादा मैं देता हूँ डिटेल दिया भाई लोन। हाँ 2023 अब तो और बढ़ नहीं, इसमें भी मतलब अंतर है। जैसे और लाइबिलिटीज है हमारी, स्मॉल सेविंग है 44,000 करोड़ के करीब, वो बनेगा। इस प्रकार से जो प्रोविडेंट फंड है कुछ, वो बनेगा। वो सब लोन तो है ही। और ये देखो, तो जो आप ये बोलते थे कि अंडर स्ट्रेस है हरियाणा की फाइनेंशियल, तो कैग भी बोल रहा है कि अंडर स्ट्रेस आ गया। 3 साल में 1.25 लाख करोड़ जाना है वापस, लिखा 3 साल में 1.25 लाख करोड़ जाना है वापस देना है। देखिए जो है टोटल इंटरनल डेब्ट जो है 3,17,982 करोड़ है। ये हम अब की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। मैं अब तक बता रहा हूँ, 23 तक बता रहा हूँ, 23 तक बता रहा हूँ, तो अब और बढ़ गया होगा। और स्मॉल सेविंग 44,000 करोड़, 23 की बता रहा हूँ मैं, क्या किया। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का 43,955। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड डिस्कॉम के इलेक्ट्रिक बिल है बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो है 46,193 करोड़। तो आप देख सकते हैं टोटल 4,51,368 करोड़। जबकि नॉर्म्स इन्होंने अपने कुछ बढ़ा लिए। नॉर्म्स का देखो, अब मैं बताता हूँ इसकी पोजीशन। ये डेट देखा जाता है जीएसडीपी के 2005 से 14 तक जो है वो ग्रोथ जो है स्टेट डेब्ट जो है वो 13% थी। और इनकी जो ग्रोथ जो है 14 से लेकर 24 तक 18% हो गई। रेशियो जो है डेब्ट की जीएसडीपी के उसमें 2005-6 में 26% थी रेशियो। और वो हमने घटाकर 2014-15 में इसको 15% छोड़ दिया था। आज 23-24 में 28% हो गए, नॉर्म्स बढ़ा दिए। तो लोन तो मतलब दबा ही रहे ना, इसी वजह से तो बीपीएल बढ़ रहे हैं। एक ही जो विषय चंडीगढ़ का विषय
उठाया, आज अरोड़ा साहब ने उठाया था,